प्यारे छात्रों, मैं राकेश सोलंकी एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। सब्जेक्ट कोड है 317 और सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटिकल साइंस, क्लास 12th। 1 से लेकर 35 तक आपके सेक्शन ए में आएंगे और 36 से लेकर 54 तक के जो क्वेश्चन आएंगे वो सेक्शन बी में आएंगे। अब ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आपके सिलेबस में नहीं है। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। राज्य और समाज में क्या अंतर है। देखिए, राज्य एक राजनीतिक संस्था है और समाज एक सामाजिक संस्था है। राज्य को कानून से चलाया जाता है और समाज को रीति रिवाज और परंपराओं से चलाया जाता है। यही प्रमुख अंतर है। दूसरा प्रश्न है, राज्य और सरकार के बीच में क्या अंतर है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, राज्य एक राजनीतिक संस्था है और जो सरकार है, सरकार राज्य का एक अंग होती है। जो सरकार होती है वो राज्य का एक अंग होती है। तो राज्य एक बड़ी अवधारणा है और सरकार राज्य की तुलना में एक छोटी अवधारणा है। सरकार के द्वारा राज्य अपनी बात जनता से मनवाता है। यही प्रमुख अंतर है। अगला प्रश्न है, राज्य और राष्ट्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, राज्य एक राजनीतिक संस्था है और राष्ट्र एक सांस्कृतिक संस्था है। राज्य को बनाया जा सकता है, राज्य को बनाया जा सकता है और बनाया जाता है, जबकि राष्ट्र पहले से ही एग्जिस्ट करता है, यानी पहले से ही होता है। राज्य के 4 अंग होते हैं: सरकार, भूभाग, जनसंख्या और प्रभुसत्ता। लेकिन राष्ट्र सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए लोगों का एक समूह होता है। यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्र की एक सीमा ही हो, राष्ट्र का एक भूभाग भी हो। राष्ट्र सीमाओं से परे है। अब बात करते हैं उदारवाद क्या है। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी राज्य के नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, न्याय की बात करता है। अगर किसी भी देश में या किसी भी राज्य में उदारवाद अपनाया जाता है तो वहां नागरिकों को समानता, शिक्षा, स्वतंत्रता, न्याय और बराबरी का हक और सम्मान देने की बात कही जाती है। नागरिकों को अधिक से अधिक छूट देने की बात कही जाती है, जिससे कि नागरिक अपना विकास कर सकें, और इसी को बोलते हैं उदारवाद। देखिए, अगला जो प्रश्न है वो है मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ। मार्क्सवाद का वाला जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई तरीके से पूछा जाता है। तो पहले आप मार्क्सवाद को समझ लीजिए। भारत में जिस प्रकार गांधी जी थे, उसी प्रकार जर्मनी में थे कार्ल मार्क्स। मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स की सोच है, विचारधारा है। कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था दास कैपिटल। मार्क्स को गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। मार्क्स ने कहा, जो सरकार होती है, जो राज्य होती है, वो गरीब वर्ग का शोषण करती है। मार्क्स ने अपने मार्क्सवाद में ये बात बताई, समाज में 3 वर्ग होते हैं: उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। निम्न वर्ग हमेशा यह कोशिश करता है कि वो मध्य वर्ग में शामिल हो जाए, और मध्य वर्ग हमेशा यह कोशिश करता है कि वो उच्च वर्ग में शामिल हो जाए। उदाहरण के लिए, एक रिक्शा वाला यह प्रयास करता है जीवन भर कि उसके बच्चे पढ़ जाएं, लिख जाएं, घर बन जाए और उस पर एक गाड़ी हो जाए। और एक मिडिल क्लास फैमिली हमेशा यह कोशिश करती है कि वह किस तरह अंबानी, अडानी की तरह पैसे वाला बन जाए। तो इसी संघर्ष को, जीवन के इसी संघर्ष को वर्ग संघर्ष कहा जाता है। यह बात कही थी कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। उसने कहा, समाज में 3 तरह के वर्ग होते हैं और जीवन इसी वर्ग संघर्ष का नाम है। इस वर्ग संघर्ष में सरकार हमेशा उच्च वर्ग की मदद करती है और निम्न वर्ग का शोषण करती है। अगला जो प्रश्न है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता की आलोचना करते थे या आलोचक थे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ जी, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि गांधी जी पश्चिमी सभ्यता की आलोचना करते थे।
गांधी जी औद्योगिकरण का विरोध करते थे, खुलेपन का विरोध करते थे, औपनिवेशवाद का विरोध करते थे। आसान शब्दों में आपको समझना है तो इस प्रकार समझिए, गांधी जी पश्चिमी सभ्यता यानी कि अंग्रेजों की सभ्यता संस्कृति की आलोचना करते थे, क्योंकि ये अंग्रेज लोग दूसरे देशों में जाकर कब्जा कर लेते थे, मशीनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे और इनके अंदर बहुत ज़्यादा खुलापन होता था जो गांधी जी को पसंद नहीं था। इसलिए गांधी जी पश्चिमी सभ्यता के आलोचक थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी की राम राज्य की अवधारणा क्या थी? गांधी जी एक ऐसा देश देखना चाहते थे जहां पर सभी लोगों का सम्मान हो। जिस प्रकार भगवान राम के राज्य में सभी का सम्मान होता था, सभी का रोजगार होता था, सभी को शिक्षा मिलती थी, सब लोग खुश थे, तो गांधी जी इस तरह का भारत देखना चाहते थे और इसी को बोला है उन्होंने राम राज्य की अवधारणा। प्यारे छात्रों, अब चलते हैं पाठ नंबर 6 की तरफ और पाठ नंबर 6 में सबसे पहले बात करते हैं संविधान और मौलिक अधिकारों की। थोड़ा सा आपको गहराई से समझना होगा। हमारे देश के संविधान ने हमको जो मौलिक अधिकार दिए हैं वो दिए हैं 6। मौलिक अधिकारों को ही संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। भारत के संविधान ने जो अधिकार दिए हैं वो हैं 6 और इन्हें हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 35 तक लिखा गया है। ये 6 जो अधिकार हैं वो हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध बोलने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 35 तक भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। अब बात करते हैं इनका महत्व। मौलिक अधिकार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार नागरिक के रूप में हमें मजबूत बनाते हैं। मौलिक अधिकार यह तय करते हैं कि भारत का हर एक नागरिक अपने आप को भारत में सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। प्यारे छात्रों, अब बात करते हैं स्वतंत्रता के अंतर्गत 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। जो प्रश्न नंबर 3 है इसकी तरफ चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको एक बार समझना होगा। तो जो स्वतंत्रता का हमारा अधिकार है उसके अंतर्गत हमें कुछ और अधिकार मिलते हैं। नंबर 1, कानून के सामने बराबरी का अधिकार, अपराध के मामले में दोष सिद्ध करने का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, धर्म की वृद्धि के लिए यानी धर्म के प्रचार प्रसार का अधिकार और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की आजादी। इस तरह ये कुछ और अधिकार हैं जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं और यह हमें समझने होंगे। अगला जो प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन कीजिए। इसका मतलब यह है, देश के अंदर अगर आपका कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी शोषण हो रहा है, स्कूल में, हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन में, किसी राजनीतिक नेता के द्वारा, तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और उसका विरोध कर सकते हैं। इसे बोला जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है, आज्ञा पत्र या रिट क्या होती है? इसे जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो मैं आपको बता दूं, रिट या आज्ञा पत्र को जारी करने का अधिकार न्यायालय को होता है, उच्च न्यायालय को और सर्वोच्च न्यायालय को। जब कहीं भी भारत के अंदर कोई भी ऐसा काम हो रहा है जो संविधान के अनुसार नहीं है या कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस अधिकारी के खिलाफ या उस कार्य के खिलाफ जो कानून के अनुसार नहीं है, रोकने के लिए क्या करता है? रिट जारी करता है, आज्ञा पत्र जारी करता है। ये जनता के हित में होती हैं और संविधान के हित में होती हैं। आज्ञा पत्र और रिट कौन जारी कर सकता है? या तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। अगला जो प्रश्न है वो है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सभी प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 में बताया गया है। इसके अंतर्गत भारत के नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताएं भी दी गई हैं। कौन कौन सी 6 मौलिक स्वतंत्रता दी गई हैं? नंबर 1, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप अपनी बात कहीं भी कह सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी सभा में भाग लेने की स्वतंत्रता, कोई भी संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता, भारत के अंदर कहीं भी निवास, यानी कि आप और कोई भी भारत का नागरिक
जिसके पास भारत की नागरिकता है, भारत के अंदर कहीं भी निवास कर सकता है, कहीं भी अपना घर बना सकता है, कहीं भी रह सकता है, किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने की स्वतंत्रता और अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी प्रदर्शन या विरोध करने की स्वतंत्रता। तो ये 6 मौलिक स्वतंत्रता या आप कह सकते हैं 6 प्रावधान किए गए हैं स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कहाँ पे बताया गया है? अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 के बीच में हमें 6 मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब बात करते हैं 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए शिक्षा के अधिकार का उल्लेख कीजिए। भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया और कौन से संशोधन द्वारा? 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया और इसके तहत ये कहा गया कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है और यह राज्य की जिम्मेदारी है। यह वर्ष 2002 में किया गया था। वर्ष 2002 में शिक्षा का अधिकार हमें दिया गया और ये कहा गया 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देनी है और बच्चों को पढ़ाना है किसी भी हालत में। अगर माता पिता के अधिकार में नहीं आता या माता पिता असमर्थ हैं तो यह सरकार की जिम्मेदारी होगी। अब चलते हैं पाठ नंबर 7 की तरफ और पाठ नंबर 7 काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। समझ लीजिए भाई साहब, क्योंकि अगर किताब के तरीके से पढ़ेंगे तो मुश्किल है याद करना और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके में बताता हूँ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 यानी कि 36 से लेकर 51 में बताए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान में आयरलैंड, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसी योजनाएं होती हैं जिसके लिए राज्य सरकारों को आदेश दिया जाता है कि आप ये काम करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि किसी दफ्तर में एक महिला और पुरुष काम कर रहे हैं और वह सरकारी दफ्तर है, यानी कि एक सरकारी मास्टर है महिला और एक सरकारी मास्टर है पुरुष, तो दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदाहरण है। हमारे संविधान में 4 प्रकार के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, विदेश नीति संबंधी सिद्धांत और विविध सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप इनके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते। उदाहरण समझिए, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अगर शिक्षा का अधिकार पूरा नहीं हो रहा तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं और अपील कर सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों के खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आप न्यायालय में नहीं जा सकते। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जिस पर सरकार को काम करना होता है, लेकिन सरकार उसके लिए बाध्य नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत बताए गए थे और नीति निर्देशक सिद्धांत 4 प्रकार के होते हैं। आर्थिक और सामाजिक, गांधीवादी, विविध और विदेश नीति संबंधी सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत ये होते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में संबंध बताइए। तो मैं आपको बता चुका हूं 6 मौलिक अधिकार होते हैं और नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं 4। अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं और 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में अधिकतर पूछा जाता है। मौलिक अधिकार अगर आपको प्राप्त नहीं हो रहे तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं और दरवाजा खटखटा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत अगर आपको प्राप्त नहीं हो रहे तो इसके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते।
पूरा जो ये चैप्टर है इसी के बारे में है, नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक सिद्धांतों के बारे में। तो ये आपको बताया गया है और एक बार फिर समझ लिए, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है ये प्रश्न। पाठ नंबर 8 की तरफ चलते हैं और मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, किताब की भाषा से बाहर। जो मैं समझा रहा हूं वही छाप कर आ जाना पेपर में। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान एक किताब है, कानून की किताब है, लिखित दस्तावेज है, ये बात आप जानते हैं। भारतीय संविधान में ये बताया गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किस प्रकार के संबंध होने चाहिए। इस व्यवस्था को हम संघवाद के नाम से भी बोलते हैं। पेपर में अगर संघवाद आ जाए, केंद्र और राज्य के बीच संबंध आ जाए, तो यही कहानी छाप के आना जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, भारत एक संघ है जिसमें एक केंद्र सरकार है और 28 हमारे राज्य हैं। केंद्र सरकार को हमारी केंद्र सरकार चलाती है, जिसके प्रधानमंत्री अभी मोदी जी हैं। बाकी 28 हमारे अलग अलग मुख्यमंत्री हैं। तो अब यहाँ पे ये एक व्यवस्था बनाई गई कि केंद्र और राज्य के बीच में किस प्रकार के संबंध होंगे। तो केंद्र और राज्य के बीच में 3 प्रकार के संबंध होते हैं। एक होते हैं विधायी संबंध यानी कि कानूनी संबंध, एक होते हैं वित्तीय संबंध यानी कि जो टैक्स है वो किस तरह बांटा जाएगा और टैक्स किस प्रकार चुकाया जाएगा और केंद्र सरकार राज्य सरकार को कितना पैसा देगी। और एक होते हैं सैन्य संबंध यानी कि अगर राज्य सरकार के अंदर या किसी राज्य के अंदर कोई भी लफड़ा हो जाए, कोई भी विवाद हो जाए, कोई भी झगड़ा हो जाए, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद करेगी। तो 3 तरह के संबंध होते हैं। 2 तरह के संबंध तो यहाँ पर बताए गए हैं, विधायी संबंध, वित्तीय संबंध, और तीसरा होता है सैन्य संबंध। 3 तरीके से केंद्र और राज्य आपस से जुड़े होते हैं। जहां भी संघ होता है वहां पर संविधान होता है, जैसा कि हमारे यहाँ पर है। एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है, न्यायपालिका होती है। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में किसी भी तरह का कोई भी झगड़ा होता है तो उसका समाधान न्यायालय करता है। लिखित संविधान होता है। राज्य सरकार की अपनी जिम्मेदारी होती है और केंद्र सरकार की अपनी जिम्मेदारी होती है। राज्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी, राज्य के लिए नियम कायदे कानून बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी होती है और राज्य सरकार की भी होती है। और केंद्र सरकार जो भी कानून बनाती है वो पूरे देश में लागू होता है और राज्य सरकार जो कानून बनाती है वो सिर्फ राज्य में ही लागू होता है। तो इसको पूरा संघवाद के नाम से भी पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है। और याद रखिए, केंद्र और राज्य के बीच में 3 तरह के संबंध होते हैं, विधायी संबंध, वित्तीय संबंध और सैन्य संबंध। और इन संबंधों को किसके अनुसार लागू किया जाता है? संविधान के अनुसार लागू किया जाता है। पाठ नंबर 8 का यही सार था और यही बात आपको लिख कर आनी है। बस ये देखना, संघवाद तो नहीं पूछा, केंद्र और राज्य के बीच संबंध तो नहीं पूछे, तो ये आप सारी की सारी कहानी वहां लिख कर आ सकते हैं। देखिए, यहां मैंने 4 सर्कल बनाए हैं और चारों का आंसर यही था। वित्तीय संबंध, विधायी संबंध, व्यवस्था को बोलते हैं संघवाद और चलाया जाता है संविधान के अनुसार। अगला प्रश्न है, किन परिस्थितियों में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? देखिए, राष्ट्रपति शासन यानी कि ऐसा शासन जो राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाएगा, किसी राज्य में कब लग सकता है? अगर राज्य के अंदर कानून व्यवस्था सही नहीं है। हम मान लेते हैं जैसे कि भाई जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर के अंदर कानून व्यवस्था सही नहीं थी, तो वहां पर बहुत समय के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। राज्य के अंदर कोई भी सरकार ना हो, जब कोई मुख्यमंत्री ना हो, जब कोई सरकार ही ना हो, तो शासन तो चलाना पड़ेगा, तो राष्ट्रपति के माध्यम से वो शासन चलाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। जब मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को संभालने में असमर्थ हो जाएं, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये भी हो सकता है अगर कोई हमला हो जाए, विदेशी हमला कर दे किसी राज्य पर और राज्य के मुख्यमंत्री उसको बर्दाश्त करने में, उसको संभालने में असमर्थ हैं, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जब राष्ट्रपति को ये लगे कि मुख्यमंत्री अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे, तो वो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं किसी भी राज्य के अंदर।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में वर्णित आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन कीजिए। यानी कि भारत के अंदर कब राष्ट्रपति शासन लग सकता है। वो पहला वाला था, वो राज्य के अंदर था, जो मैं पहले बता रहा था ना कि राज्य के अंदर किस प्रकार राष्ट्रपति शासन लगेगा। अब यहाँ पर है भारत के अंदर, अगर पूरे भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तो किन हालातों में लगाया जाता है। नंबर 1, जब कोई देश भारत पे हमला कर दे, जैसे कि चीन ने भारत पे हमला किया था तो भारत में आपातकाल लगाया गया था। नंबर 2, जब ये लगे कि भाई देश में कोई भी आंतरिक गड़बड़ी हो सकती है, जिस प्रकार वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी जी को लगा था कि देश में कोई गड़बड़ी हो सकती है, कोई विवाद हो सकता है, देश की सुरक्षा को खतरा है, तो उन्होंने आपातकाल लगवा दिया था। नंबर 3, कोई भी प्राकृतिक आपदा, महामारी या कोई वित्तीय व्यवस्था में गड़बड़ होना, यानी कि वित्तीय हालात यानी कि पैसों से जुड़े हुए हालात बहुत खराब हो जाना, इन स्थिति में भारत के अंदर आपातकाल लग सकता है। भारत के राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा करते हैं कैबिनेट और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अब चलते हैं पाठ नंबर 10 की तरफ। पाठ नंबर जो 10 है वो है राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के, उनके पास बहुत सारी अधिकार होते हैं, बहुत सारी शक्ति होती है, और भारत का जो संसद होता है वो क्या करता है, राष्ट्रपति को चुनता है। राष्ट्रपति के लिए हम कभी भी यानी कि नागरिक कभी भी मतदान नहीं करते। तो पहला प्रश्न ये बताया गया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। तो संसद के अंदर मतदान कराया जाता है राष्ट्रपति के पद के लिए, और संसद ही हमारे लिए राष्ट्रपति का चुनाव करके दे सकती है। आगे जो मैं बोल रहा हूं वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन कौन सी योग्यता का होना आवश्यक है। अगर कोई भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके अंदर कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, कोई भी सरकारी पद नहीं होना चाहिए, कोई भी आरोप नहीं होना चाहिए, और एक अच्छा और अच्छे चरित्र का व्यक्ति होना चाहिए। कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अच्छा, राष्ट्रपति को कैसे अपने पद से हटाया जा सकता है, महाअभियोग के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को महाअभियोग के द्वारा संसद में महाअभियोग चलाया जाता है, उस पर कार्रवाई की जाती है, और 2/3 बहुमत अगर संसद में राष्ट्रपति के खिलाफ हो जाता है, 2/3 लोग ये कहते हैं कि भाई राष्ट्रपति को हटाया जाए, तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन भारत में आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। विधायी शक्ति, इस प्रश्न को मैं बताना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। विधायी शक्ति कहती है हमारे देश के अंदर कोई भी कानून जब तक कानून नहीं होगा, जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति नहीं देते, अपने दस्तखत नहीं करते, तब तक वो कानून नहीं माना जाएगा। विधायी यानी कि विधेयक यानी कि कानून। तो ये हो गई राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है। लोकसभा के चुनाव होते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही हुए थे। जिस राजनीतिक दल को सबसे ज्यादा सीट मिलती हैं, भारत का राष्ट्रपति उसे कहता है कि आओ भाई अपनी सरकार बनाओ। तो अभी मोदी जी को सीट मिली, बीजेपी को, तो राष्ट्रपति जी ने कहा आइए मोदी जी अपनी सरकार बनाइए। वहां पर जो संसद में लोकसभा का जो सबसे बड़ा दल होता है उसको भारत के प्रधानमंत्री आमंत्रित करते हैं, फिर वो जाते हैं, राष्ट्रपति से मिलते हैं, अपना बहुमत साबित करते हैं, और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को उनके पद की शपथ दिलवाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां, कार्य तथा भूमिका। देखिए, ये तो हमें पता चल गया। लोकसभा के अंदर जो राजनीतिक दल सबसे बड़ा होता है उसके नेता को ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। प्रधानमंत्री भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। अब मैं आपको बताता हूं उसके कार्य क्या क्या है। देखिए, प्रधानमंत्री विदेशों से संबंध बनाते हैं, यानी कि विदेशों से किस प्रकार के संबंध रखने हैं ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ही तय करते हैं। प्रधानमंत्री जितनी भी बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं देश के अंदर खुद करते हैं। जैसे कि लॉकडाउन लगा था, नोटबंदी हुई थी, तो वो सारी घोषणाएं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की थी। तीसरी बात, अगर कोई भी मंत्री अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है तो प्रधानमंत्री उसको उसके पद से हटा सकते हैं।
मंत्रियों के पद बदल भी सकते हैं, किसको शिक्षा मंत्री बनाना है, किसको सुरक्षा मंत्री बनाना है, किसको विदेश मंत्री बनाना है, यह सब भारत के प्रधानमंत्री ही तय करते हैं। संसद में विपक्ष के सवालों का जवाब देने का भी जो जिम्मेदारी है वो भारत के प्रधानमंत्री की है। देश को जो जवाब देने की जिम्मेदारी है वो भी भारत के प्रधानमंत्री की है। तो भारत के प्रधानमंत्री की इस देश में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि आप देखते रहते होंगे टीवी पर, मोदी जी बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ अपना काम करते हैं। अगले जो प्रश्न है वो भी काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम संसद के कार्य। देखिए, संसद का दूसरा नाम है विधायिका, याद रखिएगा। पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है विधायिका के कार्य बताओ या संसद के कार्य बताओ। तो विधायिका यानी कि संसद, संसद हमारे देश में कानून का निर्माण करती है, बहस का मंच है। संसद हमारे लिए एक अच्छे राष्ट्रपति का चुनाव करके देती है। संसद में बजट पारित किया जाता है। संसद भारत की विदेश नीति पर नियंत्रण रखती है। संसद के अंदर आपने देखा होगा टीवी पर जो नेता लोग होते हैं वहां पर बहस करते हैं और यह तय करते हैं कि देश के लिए क्या सही है और क्या गलत है। भारत की संसद राष्ट्रपति का भी चुनाव करती है। भारत की संसद कानून बनाती है देश के नागरिकों के लिए। तो ये थे संसद के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। अगला जो प्रश्न है, भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाता हूं। देखिए, कानून बनाने का काम है संसद का, और संसद के होते हैं दो सदन, राज्यसभा और लोकसभा। जिस भी विषय पर कानून बन रहा है और जिस भी मंत्री को कोई भी कानून बनवाना है तो वो एक विधेयक लेके आते हैं, विधेयक लेके आते हैं संसद में, और संसद में उसको पढ़ा जाता है। एक बार पढ़ा जाता है राज्यसभा में और एक बार पढ़ा जाता है लोकसभा में। यह हो गया प्रथम चरण। उस विधेयक में अगर बदलाव करने हैं तो बदलाव किए जाते हैं और उस विधेयक को, उस दस्तावेज को दोबारा पढ़ा जाता है राज्यसभा में और फिर पढ़ा जाता है लोकसभा में। दो बार पढ़ा जाता है तो हो जाता है प्रथम वाचन और द्वितीय वाचन। यहाँ पे लिखा है ना ये द्वितीय वाचन, तो ये द्वितीय वाचन भी हो जाता है भाई। एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया और ये देखा कि भाई ये इस विषय पर कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अगर सभी को लगता है, संसद के अंदर जो भी सदस्य हैं राज्यसभा के या लोकसभा के, उन्हें ये लगता है कि हाँ भाई इस विषय पर कानून बनना चाहिए, तो कानून बनाने के लिए बात आगे बढ़ती है। अब उस विधेयक पर फिर मतदान कराया जाता है। एक बार मतदान कराया जाएगा राज्यसभा में, एक बार कराया जाएगा लोकसभा में। अगर मतदान विधेयक के या कानून के समर्थन में हो जाता है तो कानून बन जाता है। अगर नहीं होता तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। जब कोई विधेयक कानून बनता है तो वो उसको लेके जाते हैं राष्ट्रपति जी के पास और कहते हैं भाई साहब इस पर कर दीजिए दस्तखत। अगर राष्ट्रपति जी को लगता है कि यार ये सही कानून है और मुझे इस पर दस्तखत कर देनी चाहिए तो राष्ट्रपति उस पर दस्तखत कर देते हैं। अगर राष्ट्रपति जी को लगता है कि नहीं इस विषय पर कानून नहीं होना चाहिए या कानून में कुछ गलत है, तो दोबारा संसद के पास ही भेज देते हैं और कहते हैं कि आप इसमें यह बदलाव करके लाइए, मैं तब दस्तखत करूंगा, तब साइन करूंगा, तब यह कानून बनेगा। तो इस प्रकार भारत में कानून बनाया जाता है। संसद में सबसे पहले विधेयक लाया जाता है, प्रथम वाचन होता है, द्वितीय वाचन होता है, फिर मतदान होता है। मतदान अगर कानून के पक्ष में है तो उसको फिर लेके जाते हैं राष्ट्रपति जी के पास। अगर राष्ट्रपति जी कहते हैं हाँ जी कानून बनना चाहिए तो बन जाता है। राष्ट्रपति चाहते हैं कि नहीं कोई बदलाव होना चाहिए तो उस पर फिर विचार विमर्श दोबारा संसद में किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब आ जाओ जी सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय देश में एक ही होता है और भारत में है और दिल्ली में है। ये तो हो गया सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय देश की अंतिम संस्था है जो किसी भी कानूनी विषय पर अपना निर्णय देती है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं, उनको भी हटाया जाता है महाअभियोग के द्वारा। उन पर भी क्या लगेगा? महाअभियोग लगेगा। सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रमुख न्यायाधीश जो होते हैं या मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको भी महाअभियोग के द्वारा हटाया जाता है। अब आ जाओ सर्वोच्च न्यायालय के अपील संबंधी अधिकार। अपील संबंधी अधिकार क्या कहता है? भारत का अगर कोई भी नागरिक अपने खिलाफ किसी भी फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जाकर क्या कर सकता है?
अपील कर सकता है और कह सकता है जनाब मेरे खिलाफ जो फैसला हुआ है मैं खुश नहीं हूं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो आप इस फैसले पर दोबारा विचार करिए या इस फैसले की समीक्षा कीजिए। तो ये होता है अपील संबंधी कार्य क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र। अब सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्र। अगर सर्वोच्च न्यायालय को कहीं भी ऐसा लगता है कि देश के अंदर कुछ भी ऐसा काम हो रहा है कि जो कानून के हिसाब से नहीं है, जो संविधान के अनुसार नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस मामले में दखलंदाजी दे सकता है। किसी भी मुकदमे को, किसी भी केस को अपने पास बुला सकता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद में दखलंदाजी भी कर सकता है। तो ये होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय किस तरह हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। संरक्षण यानी कि सुरक्षा करता है। ये तो आप जानते हैं कि हमारे देश के संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। दिए कि नहीं दिए? समानता का अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, शोषण के विरुद्ध बोलने का अधिकार दिया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। अगर इन मौलिक अधिकारों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ होती है तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर अपनी कार्यवाही करता है। संरक्षक का मतलब होता है जैसे कि आपके घर में माता पिता हैं, वो आपकी रक्षा करते हैं, ऐसे हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय है जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। जब तक सर्वोच्च न्यायालय भारत में है, जब तक मौलिक अधिकारों के साथ किसी भी तरह की गलत छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता जो संविधान के खिलाफ हो। अच्छे बदलाव हो सकते हैं, नकारात्मक बदलाव नहीं हो सकते। उदाहरण समझिए, आपको शिक्षा का अधिकार है और आपको कोई पढ़ने से रोक रहा है, तो आप उसके खिलाफ कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। और इसी को बोलते हैं जनहित याचिका, यानी कि जनता अपने हितों को पूरा कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकती है। जनहित याचिका का मैं एक उदाहरण और आपको देता हूं, इसको सुन लेना और पेपर में यही छाप देना। जैसे कोई मंदिर और मस्जिद है, तो उसके पास कोई दारू का ठेका है। आप चाहें तो उसकी शिकायत सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में कर सकते हैं और कह सकते हैं जनाब जब हम पूजा करने जाते हैं तो वहां पर कुछ बेवड़े शराबी लोग हमें परेशान करते हैं और इसलिए इस दारू के ठेके को एक काम करिए, यहाँ से हटवा दीजिए। भारत का कोई भी नागरिक इसकी अपील उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। इससे समाज में एक अच्छा माहौल बनता है। तो ये जनहित याचिका का एक उदाहरण मैंने आपको बता दिया, वो भी दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ। ये था दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ जनहित याचिका और उनका महत्व। पाठ नंबर 16 की तरफ चलते हैं। यहां पर है स्थानीय शासन। देखिए स्थानीय शासन क्या होता है? एक ऐसा शासन जो स्थानीय लोगों की मदद करता है। ये दो प्रकार का हो सकता है, शहरी स्थानीय शासन और ग्रामीण स्थानीय शासन। जैसे गांव के लोगों की कोई भी समस्या है तो अपनी समस्या के समाधान के लिए वो गांव के प्रधान के पास जाते हैं, तो ये हो गया ग्रामीण स्थानीय शासन। अब शहर के लोगों की कोई भी समस्या है तो सीधा प्रधानमंत्री के पास थोड़ा ना जाएंगे, वो जाएंगे अपने लोकल काउंसलर के पास जाएंगे, विधायक के पास जाएंगे और अपनी समस्या का समाधान मांगेंगे। तो शहरी स्थानीय शासन में ऐसे राजनीतिक व्यक्ति, ऐसे अधिकारी आते हैं जो स्थानीय लोगों के लिए काम करते हैं। यह हो गया शहरी स्थानीय शासन। भाई जिन्हें हमने वोट दिया वही तो हमारे लिए काम करेंगे। हमने वोट दिया है अपने काउंसलर को, विधायक को, और हम जाके सीधा एकदम मोदी जी के पास पहुंच जाएं कि भाई हमारी समस्या है, हमारी समस्या का समाधान करो, तो मोदी जी भी तो यही कहेंगे। क्या अपने समस्या को आप अपने विधायक के पास ले गए, काउंसलर के पास ले गए? क्या आपने वहां समस्या बताई? तो समझ में आ गया आपको स्थानीय शासन क्या होता है। अब आते हैं स्थानीय शासन के प्रमुख कार्य। स्थानीय शासन हमारे लिए क्या करता है? चाहे हम गांव में हो, चाहे हम शहर में हो, तो स्थानीय शासन हमारे लिए क्या क्या काम करता है ये समझ लीजिए। आप समझ गए ना? स्थानीय शासन, ग्राम पंचायत, नगर निगम, ये सब हमारे स्थानीय शासन होते हैं। हमारे लिए क्या करते हैं? हमारे लिए साफ सफाई की व्यवस्था करवाना, हमारे लिए बिजली पानी की व्यवस्था करवाना, हमारी इस समस्याओं का समाधान करवाना, हमारे लिए चिकित्सा हॉस्पिटल की व्यवस्था करवाना। अगर कोई भी समस्या है दस्तावेज से जुड़ी हुई तो उनका समस्या का समाधान करवाना। शहरों में पार्क और पार्किंग की व्यवस्था करवाना, बारात घर बनवाना, गांव के अंदर मेले और दंगल लगवाना। ये सब स्थानीय प्रशासन के या स्थानीय निकायों के कार्य होते हैं। अब बात करते हैं पंचायती राज्य के 3 स्तर, यानी कि जो पंचायत होती है उनके 3 स्तर कौन कौन से हैं। देखिए सबसे नीचे वाला स्तर होता है ग्राम पंचायत, उससे ऊपर होती है पंचायत समिति,
और उससे ऊपर होते हैं जिला परिषद। गांव पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये पंचायती राज्य का 3 स्तर का ढांचा है। सबसे नीचे वाला जो ढांचा है या सबसे नीचे वाला जो स्तर है वो है ग्राम पंचायत। सबसे पहले लोग जाते हैं गांव पंचायत के पास, वहां पर सुनवाई नहीं है तो जाते हैं पंचायत समिति के पास, और वहां पर सुनवाई नहीं है तो जाते हैं जिला परिषद के पास। तो ये हो गए आपके पंचायती राज्य के 3 स्तर। प्यारे छात्रों, अब चलते हैं 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। संविधान का 74वां संशोधन। संविधान का 74वां संशोधन एक तो ये है, और एक है संविधान का 73वां संशोधन। दोनों ही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये 73वें और 74वें संशोधन हुए थे वर्ष 1992 में हुए थे, 1992 में हुए थे। बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी उसकी सिफारिश थी कि भाई 73वें और 74वें संशोधन किए जाएं और पंचायत के 3 स्तर बनाए जाएं। तो उस पर अमल करते हुए 73वें और 74वें संशोधन किए गए थे। कब किए गए थे? वर्ष 1992 में। 73वां संशोधन जो है वो गांव पंचायत से जुड़ा हुआ है, यानी कि गांव से जुड़ी गई बातें बताई गई हैं। और 74वें संशोधन में नगर निगम यानी कि नगर से जुड़ी गई बातें बताई गई हैं। और क्या बताया गया वो सुनो। पहले बताया गया कि गांव के अंदर गांव पंचायत के चुनाव होना बहुत जरूरी है और हर 5 साल में आप ये चुनाव करवाएंगे। और सरकार को बताया गया कि भाई जब भी चुनाव हो तो 33% जो सीट हैं चुनाव के लिए वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दीजिए, विशेष तौर से दलित महिलाओं के लिए, पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दे दीजिए। और कहा कि राज्य में जो पंचायत हैं उनके लिए धन की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी दे दीजिए। ये सब बातें कही गई 73वें संशोधन में। और कहा गया कि भाई जो महिलाएं हैं, महिलाओं की भूमिका को बढ़ाओ, चुनाव में बढ़ाओ, समाज में बढ़ाओ और उनको 33% आरक्षण दे दो। ऐसी बात कही गई 73वें संशोधन में गांव के अंदर। अब यही बात जो कही गई वो 74वें संशोधन में भी कही गई, लेकिन अंतर क्या था? 74वां जो संशोधन है वो नगर निगम से जुड़ा हुआ है, यानी कि शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। उसमें भी यही बात कही गई कि भाई यहाँ भी चुनाव होने चाहिए और पैसे की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए इनके लिए, और यहाँ भी 33% सीट आरक्षित कर दीजिए महिलाओं के लिए, विशेष तौर से दलित और पिछड़ी महिलाओं के लिए ये सीट आरक्षित कर दीजिए। तो जो ये सुझाव किसने दिए? ये सुझाव दिए बलवंत राय मेहता कमेटी ने। समझ में आया? वर्ष 1992 में 73वें और 74वें संशोधन हमारे संविधान में किए गए। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जो संशोधन थे वो किससे जुड़े हुए थे? स्थानीय शासन से। तो स्क्रीन पर जो चारों प्रश्न आपको दिख रहे हैं अब एक दूसरे से रिलेट हो गए। ठीक है। अब 5वां प्रश्न जो था कि भाई ग्राम पंचायत के जो 3 स्तर हैं वो भी तो होने चाहिए, तो वो 3 स्तर भी यहाँ पर तय कर दिए गए। तो इस प्रकार ये जो 5 प्रश्न हैं यहाँ पर आपके लिए क्लियर होते हैं। स्थानीय शासन का मतलब होता है स्थानीय लोगों के लिए काम करने वाले नेता और अधिकारी। पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं, नीचे होता है ग्राम पंचायत, फिर होती है पंचायत समिति, फिर होती है जिला पंचायत। 73वें और 74वें संशोधन वर्ष 1992 में किए गए और इसके तहत यह तय किया गया कि चुनाव होंगे और हर बार चुनाव होंगे। चुनावों में जो समय रहेगा वो 5 साल का रहेगा, महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, ये बात तय की गई। और गांव पंचायत के लिए जो पैसे की व्यवस्था है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर करें, ये बात कही गई। अब चलते हैं पाठ नंबर 18 की तरफ। भारत के चुनाव आयोग के क्या कार्य हैं? चुनाव आयोग को निर्वाचन आयोग भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का जो चुनाव आयोग है, भारत के अंदर चुनाव करवाता है, राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। भारत का जो चुनाव आयोग है उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता, स्वतंत्र संस्था है।
चुनाव करवाता है, चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, चुनाव की रिकॉर्डिंग कराता है, जो प्रत्याशी जीत जाता है उसको सर्टिफिकेट भी देता है, और यह भी देखता है कि चुनाव के अंदर क्या गलत हो रहा है और उस गलत को होने से रोकता है। ये हो गए चुनाव आयोग के कार्य। स्वतंत्र है चुनाव आयोग, किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं होता। अब आ जाओ जी, चुनाव में कौन कौन सी कमियां हैं। देखो हमारे यहाँ पे चुनाव होते हैं, कमियां तो बहुत सारी हैं, मैं बताता हूँ। धनबल यानी कि पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, दबा के पैसा लगाते हैं लोग और पैसे का दुरुपयोग करते हैं। बाहुबल, फिर आते हैं गुंडे। गुंडे यानी कि ऐसे लोग जो चुनाव को प्रभावित करते हैं, बाहुबली लोग, वो चुनाव को प्रभावित करते हैं। धनबल, बाहुबल, धर्म के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति, यह भारतीय चुनाव आयोग की बड़ी समस्या है, भारतीय चुनाव व्यवस्था की बड़ी समस्या है। चुनाव आयोग इन पर बहुत काम करता है और कमियों को दूर करने की कोशिश कर रखा है। अगर बेहतर बनाना है तो ये सब सारी की सारी जो धनबल, बाहुबल, धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति है, ये रुकनी चाहिए। अब चलते हैं पार्ट नंबर 19 की तरफ। राजनीतिक दल क्या होते हैं। राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जिनकी एक जैसी सोच होती है, एक जैसी विचारधारा होती है, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। राजनीतिक दल जो होते हैं वो राजनीति में हिस्सा लेते हैं। राजनीतिक दल जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये राजनीतिक दल हैं। हर एक राजनीतिक दल चाहता है कि उसकी सरकार बने। हर एक राजनीतिक दल का एक चेहरा होता है। बीजेपी का मोदी हो गए, कांग्रेस का राहुल गांधी जी हो गए, आम आदमी पार्टी का केजरीवाल जी हो गए। तो हर एक राजनीतिक दल का एक चेहरा होता है, हर एक राजनीतिक दल का एक चुनाव चिन्ह होता है। राजनीतिक दल जो होते हैं लोगों की समस्याओं को संसद में उठाते हैं। राजनीतिक दल ये भी कहते हैं कि भाई हम लोगों के लिए काम करेंगे, और हर एक राजनीतिक दल का एक ही मकसद होता है कि भैया एक न एक दिन प्रधानमंत्री उसी का होना चाहिए। अब आते हैं राजनीतिक दलों के प्रकार। राजनीतिक दल दो प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक दल। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वो राजनीतिक दल होते हैं जो पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं, बड़े स्तर पर चुनाव लड़ते हैं, बहुत सारी संख्या में लोग इनसे जुड़े रहते हैं, उन्हें बोलते हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल। एक होता है क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो सिर्फ एक राज्य के अंदर ही चुनाव लड़ते हैं, जो सिर्फ एक ही राज्य में सीमित है और वहीं तक आप चुनाव लड़ते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा पंजाब में अकाली दल। पंजाब में जब चुनाव होते हैं तो अकाली दल सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर ही चुनाव लड़ता है और किसी दूसरे राज्य में चुनाव नहीं लड़ता, तो वो आ जाता है अकाली दल। और ऐसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक दल है लोक दल, तो लोक दल भी एक राजनीतिक दल तो है, लेकिन कौन सा है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही चुनाव लड़ता है, लोक दल। तो ये राजनीतिक दलों के हो गए प्रकार। अब आ जाओ जी पाठ नंबर 20 की तरफ। क्षेत्रवाद क्या होता है। अपने क्षेत्रों के लोगों को आगे बढ़ाना। माना कि मैं एक बिहारी हूं, तो बिहार के लोगों को आगे बढ़ाना क्षेत्रवाद कहलाता है। अपने क्षेत्र के लोगों को अधिक सुविधाएं देना, उनके लिए अलग व्यवस्था करना, अपने ही क्षेत्र के लोगों को अवसर देना क्षेत्रवाद कहलाता है। यह खतरनाक क्यों है। खतरनाक इसलिए भाई, इससे जो योग्य व्यक्ति हैं वो तो पीछे रह जाएंगे। क्षेत्रवाद जो होता है सही है या गलत है। कहीं हद तक सही भी है, कहीं हद तक गलत भी है। गलत इसलिए हो गया कि भाई क्षेत्र के लोगों को ही बढ़ाओगे तो बाकी क्षेत्र के लोग तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, तो ये हो गया हमारा क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद होता है अपने ही क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाना। उदाहरण जैसे मैंने बताया कि भाई मैं एक बिहारी हूं और मेरी सरकारी नौकरी लग गई, तो मैं कम से कम उन लोगों की मदद कर रहा हूं जो बिहार वाले हैं, तो ये तो गलत है ना भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें तो जब सरकारी पद दिया गया है तो सबको हमें उनकी जो काम है या समस्या है सबका समाधान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया क्षेत्रवाद, इस पर लिख के आ जाइए। अगला प्रश्न है जनमत। जनमत का मतलब होता है जनता की सोच, जनता का वोट, जनता की विचारधारा, कितने लोग आपके पक्ष में हैं, उसे कहते हैं जी जनमत। जन मतलब जनता, मत मतलब वोट मतलब राय। जनमत की जो भूमिका है वो राजनीति में बहुत जरूरी है भाई साहब। जिसके पास जनमत होता है वही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक और प्रधान बनता है। जनमत, जनता जिसके साथ खड़ी हो जाए, जनता कहे कि हाँ भाई आप ही हमारे नेता हो, तो ये हो गया जनमत। अब आता है जनमत निर्माण की एजेंसियां, मतलब जो लोग जनमत एकत्रित करना चाहते हैं, जो राजनीतिक दल अपने लिए जनमत चाहते हैं, तो वो कौन कौन से तरीके का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, जनमत बनाने वाले जो एजेंसियां हैं, लोग प्रचार करते हैं, टीवी पर जाते हैं, रेडियो पर जाते हैं, भाषण देते हैं, रैली करते हैं, घर घर जाते हैं, सोशल मीडिया पर जाते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं, फेसबुक पर जाते हैं,
और वहां से जनमत को बनाने की कोशिश करते हैं और लोगों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गई जनमत निर्माण की एजेंसियां। अगला प्रश्न है दबाव समूह। दबाव समूह ऐसे लोगों का समूह होता है जो सरकार पर अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालते हैं। उदाहरण समझिए, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने देखा होगा जब दिल्ली में एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती तो वो हड़ताल कर देते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। तो दबाव समूह सरकार पे अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालते हैं, लेकिन कोई हिंसा नहीं करते, तोड़ फोड़ नहीं करते, सही तरीके से अपनी बात मनवाते हैं। सरकार को इस तरह इन लोगों की बात माननी पड़ती है। तो दबाव समूह ऐसे लोगों का समूह होता है जो सरकार पर अपनी बात मानने के लिए दबाव डालते हैं और सरकार से कहते हैं कि आपको हमारी बात माननी है और आपको हमारे लिए काम करना है, और इसके लिए धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। दबाव समूह बहुत ही अच्छा काम करते हैं, लेकिन अपने ही समूह के लोगों के लिए काम करते हैं, दूसरे लोगों के लिए काम नहीं करते, अपने ही समूह की समस्याओं को उठाते हैं। अगला पाठ है पाठ नंबर 23, और पाठ नंबर 23 जुड़ा हुआ है आपका पर्यावरण से। आपको ऐसा लगेगा पॉलिटिकल साइंस में पर्यावरण कहाँ से आ गया। देखिए, पर्यावरण हमारे पास आसपास जितने भी जो कुछ भी है वो हमारा पर्यावरण है। पेड़ पौधे, सड़क, नदी, तालाब, गांव, शहर, ये सब कुछ पर्यावरण में तो आता है। पर्यावरण का क्षरण, पर्यावरण क्षरण का मतलब होता है पर्यावरण का बर्बाद होना, तबाह होना और नष्ट होना। तो पर्यावरण क्षरण कैसे होता है? कोयले के प्रयोग से, पॉलीथीन के प्रयोग से, वाहनों के धुएं से, जंगलों को काटने से, फैक्ट्री लगाने से, कारखाने लगाने से, नदियों को गंदा करने से, तालाबों को गंदा करने से क्या होता है? पर्यावरण क्षरण होता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण की दो समस्या बताओ। प्रदूषण है भैया और बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण की दो समस्या है। प्रदूषण इतना कर रखा है हम लोगों ने, इससे पर्यावरण की तो लंका लगी पड़ी है। और बढ़ती हुई जनसंख्या, जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है और पेड़ों को काट रहे हैं, ये भी एक समस्या है। जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, ये भी एक समस्या है। जानवरों को मार रहे हैं, ये भी एक समस्या है। अवलंबीय विकास क्या है? अवलंबीय विकास एक ऐसा विकास होता है जो विकास तो होता है, तरक्की तो होती है, लेकिन जिससे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। उदाहरण के लिए मेट्रो बना रहे हो, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। रास्ते में पेड़ आए 500 काटना है काट दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समझदार हो तो भैया दूसरी जगह जाके 1000 पेड़ लगा दो, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को किसी तरह का नुकसान हो। इसे बोलते हैं अवलंबीय विकास। अब आ जाओ पाठ नंबर 24 पर। पाठ नंबर 24 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है अच्छे शासन। अच्छा शासन यानी कि सुशासन का अर्थ बताओ। एक ऐसी शासन, एक ऐसी सरकार जो लोगों के लिए काम करे, लोगों के हित के लिए काम करे, लोगों को रोजगार दे, लोगों को शिक्षा दे, लोगों की समस्याओं का समाधान करे, चिकित्सा की व्यवस्था करे और लोगों की कोई भी परेशानी है उसका समाधान तुरंत हो जाए, वो होता है अच्छा शासन। अब अच्छे शासन की प्रमुख बाधाएं। भाई सरकार तो अच्छा चलना चाहती है, लोगों के लिए काम भी करना चाहती है, लेकिन समस्या क्या है? देश का प्रधानमंत्री लोगों के लिए काम करना चाहता है, मुख्यमंत्री, प्रधान, ये सब लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन समस्या क्या है? समस्या है भ्रष्टाचार। हर जगह इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि भाई जो काम अच्छा करना चाहते हैं उन्हें काम करने ही नहीं देते। तो अच्छे शासन की प्रमुख समस्या है भ्रष्टाचार। अशिक्षित लोग, जिन्हें ऐसा लगता है कि यार ये बात माननी नहीं चाहिए, मूर्ख आदमी को कितना भी समझा लो वो समझने को तैयार ही नहीं होता। अशिक्षित लोग, भ्रष्टाचार, जातिवाद, धर्म की लड़ाई। अगर कोई भी काम अच्छा हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो जाएगा वहां पे, तो ये समस्या है ना भाई। जाति की लड़ाई हो गई, कई बार लोग जाति के नाम पर लड़ने लग जाते हैं, कर दी सरकार के लिए तो फजीयत। तो ये अच्छे शासन की प्रमुख बाधाएं हैं। कौन कौन सी? भ्रष्टाचार, अशिक्षित लोग, बढ़ती हुई जनसंख्या। सरकार 100 लोगों के लिए स्कूल खुलवा रही है, जब तक स्कूल खुलेगा तब तक 1000 लोग पैदा हो जाते हैं, हो गई समस्या। जनसंख्या, भ्रष्टाचार, जाति की लड़ाई, धर्म की लड़ाई और अशिक्षित लोग अच्छे शासन की राह में आने वाली चुनौतियां हैं। आ जाओ जी अगले पाठ पे, पाठ नंबर 25 पे। मानव अधिकार किसे कहते हैं? मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मानवों को दिए जाते हैं। उदाहरण समझ लो, आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, मैं बिल्कुल जाते हो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मानव हो, जाओ, हिंदू हो मंदिर जाओ, मुसलमान हो मस्जिद जाओ। अब बोलो जी हमारा कुत्ता भी वहां जाएगा, भाई ऐसा थोड़ा होता है। तो मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मानवों को दिए जाते हैं और मानव होने के नाते दिए जाते हैं। ऐसे अधिकारों को बोलते हैं हम मानव अधिकार। मानव अधिकार आपको मिलना बहुत जरूरी है। मानव अधिकार से आप विकास कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार है, माना कि वैसे तो हमारे यहाँ पे संवैधानिक अधिकार है, मानव को शिक्षित होने का अधिकार है कि नहीं है? तो बिल्कुल होना चाहिए। अब तुम बोलो कि हमारा कुत्ता भी आज स्कूल जाएगा और वहां बैठ के भी पढ़ेगा, मास्टर साहब उसे भी पढ़ाएंगे, अरे ऐसा थोड़ा ना होता है यार। तो मानव अधिकार समझ में आ गए? मानव अधिकार वो अधिकार होते हैं जो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते मिलते हैं। अगर किसी मनुष्य को अधिकार नहीं मिलते तो मनुष्य भैया जानवर है फिर। अब आ जाओ मानव अधिकारों की 6 विशेषताएं। मानव अधिकार मनुष्य होने के नाते मिलते हैं,
मानव अधिकार जहां जहां मानव जाएगा उसके साथ जाएंगे। मानव अधिकार विकास के लिए आवश्यक होते हैं। जिन मानवों के अधिकार नहीं होते वो जानवरों के समान होते हैं। मानव अधिकार समान रूप से सभी जगह सभी नागरिकों पर लागू होते हैं और मानव अधिकारों की रक्षा करने का काम जो दिया जाता है वो मानव अधिकार आयोग को दिया जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, मानव अधिकार सिर्फ मानवों को दिए जाते हैं, मनुष्य होने के लिए दिए जाते हैं और इसलिए दिए जाते हैं कि अपना विकास कर सके। जहां भी मनुष्य जाएगा मानव अधिकार उसके साथ जाएंगे। चाहे आप दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, थाईलैंड जाओ, अमेरिका जाओ, यूएसए जाओ, कहीं भी जाओ भैया, आपके अधिकार आपके साथ जाएंगे। मानव अधिकारों का सार्वभौमिकरण, यही बता रहा था मैं आपको, सभी मनुष्यों को समान अधिकार सभी जगह पर, इसे बोलते हैं सार्वभौमिकरण। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या करता है? मानव अधिकारों की रक्षा करता है। अगर आपके मानव अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप जाके वहां पे शिकायत कर दीजिए। गैर सरकारी संस्था भी काम करती हैं, एनजीओ भी काम करते हैं। गैर सरकारी संस्था का मतलब होता है एनजीओ। एनजीओ भी मानव अधिकारों के लिए काम करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि भाई किसी को समस्या है तो वो एनजीओ में जाता है और एनजीओ उसकी मदद करते हैं। तो ये मानव अधिकारों के लिए तो काम करते हैं। अब आ जाओ पाठ नंबर 30 पे। संयुक्त राष्ट्र संघ आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ की हम बात करते हैं तो ऑप्शनल मॉड्यूल जो आएगा उसके अंदर आपको ये संयुक्त राष्ट्र संघ वाला मॉड्यूल उठाना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या, इसकी क्या कहानी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। क्या है जी? संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और उसको यह जिम्मेदारी दी गई, भाई अब दुनिया में शांति रहनी चाहिए, अब युद्ध नहीं होना चाहिए। अगर तृतीय युद्ध हो गया तो अब दुनिया खत्म हो जाएगी। तो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र, उसमें यह बताया गया कि अब दुनिया में शांति बनाने की जिम्मेदारी इस संस्था को दे दी गई है। अगर ये संस्था इस जिम्मेदारी को निभा पाएगी तो ये मानवता के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा है। दुनिया में शांति बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, आतंकवाद पर नियंत्रण करना, महिलाओं की रक्षा करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य बताए गए। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसी का हिस्सा है। सुरक्षा परिषद में दो तरह के देश होते हैं, स्थायी और अस्थायी। 5 स्थायी देश हैं यानी कि परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें आते हैं अमेरिका आता है, चाइना आता है, रूस आता है, ब्रिटेन आता है और फ्रांस आता है। ये 5 स्थायी सदस्य हैं और इन्हें कहा गया कि भाई आपको दुनिया में शांति बनानी है। अगर कोई भी देश शांति के खिलाफ काम करता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई करोगे आप। तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसमें 2 प्रकार के देश होते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी देश 5 हैं जो मैंने आपको बताए और इनका जो कार्यकाल है वो जीवन भर के लिए है। ये जीवन भर इसका परमानेंट मेंबर रहेंगे। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं और उनकी संख्या होती है 10। हर देश को मौका मिलता है कि भाई अब के आप अस्थायी सदस्य बन जाओ। ये हो गया सुरक्षा परिषद। महासभा एक ऐसा अंग होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का जिसमें दुनिया के सभी देश शामिल होते हैं और हर एक सदस्य को एक वहां पर वोटिंग राइट्स मिलता है और ये बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र, देखो इसे यूडीएचआर भी बोलते हैं। ये एक दस्तावेज है, ये तैयार किया गया था और इसमें ये बात कही गई थी कि मानव अधिकार किस प्रकार होने चाहिए, कैसे लागू होने चाहिए, कौन कौन से मानव अधिकार होने चाहिए। जैसे कि किसी भी मनुष्य को अधिकार है कि वो अपना जीवन सुरक्षित रखे, गरिमापूर्ण जीवन जिए। तो ये क्या है? एक मानव अधिकार है। तो मानव अधिकारों का जो घोषणा पत्र है वो क्या है जी? एक दस्तावेज है जिसे तैयार किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा और इसको लागू किया गया था और कहा गया था ये मानव अधिकार पूरी दुनिया में इस प्रकार लागू होने चाहिए। अब चलते हैं पाठ नंबर 31 की तरफ और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या क्या गतिविधियां हैं? दुनिया में शांति बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, महिलाओं की रक्षा करना, आतंकवाद को रोकना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियां हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अब बात करते हैं निरस्त्रीकरण। निरस्त्रीकरण शब्द को समझना है। दुनिया के अंदर से खतरनाक हथियारों को कम कर देना, हथियारों की होड़ को कम कर देना निशस्त्रीकरण कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ को यह जिम्मेदारी दी गई कि आपको दुनिया के अंदर से खतरनाक हथियारों को कम करना है और आपको दुनिया में जो परमाणु बम हैं या जहरीली गैसें हैं उनके प्रयोग पर रोक लगवानी है। दुनिया के देशों में संधि करवानी है, समझौते करवाने और उनको समझाना है कि भैया खतरनाक हथियार मत बनाओ। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? निरस्त्रीकरण या निशस्त्रीकरण कहलाती है।
देखो, एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है जो इस पे है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की क्या भूमिका है। देखो, हम भारत के नागरिक हैं, अच्छे अच्छा लिखेंगे, बहुत ही अच्छी भूमिका है साहब। संयुक्त राष्ट्र संघ जो कुछ भी नियम कायदे कानून बनाता है तो भारत उसमें हमेशा मदद करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो भी कहता है कि दुनिया के देशों को, तो भारत ने हमेशा उसकी मदद करी है। संयुक्त राष्ट्र संघ को जो भी मदद चाहिए, डॉक्टर चाहिए, सेना चाहिए, कोई खाने पीने की वस्तुएं चाहिए, पैसा चाहिए, भारत ने कभी भी मना नहीं करा और भारत ने हमेशा कहा है मैं संयुक्त राष्ट्र संघ तुम्हारे साथ हूं। और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का शुरुआत से ही प्रमुख सदस्य है। तो भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, एक अच्छा और जिम्मेदार सदस्य है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का। प्यारे छात्रों, ऑप्शनल जो मॉड्यूल आएंगे, दो आएंगे, तो मैंने आपको संयुक्त राष्ट्र संघ वाला कराया और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो एमसीक्यू वाली वीडियो है वो बना के दे सकूंगा। टाइम हुआ तो मैं आपको दे दूंगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। सारे के सारे प्रश्न आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। धन्यवाद।